देखिए, आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि साहस है तो जिससे डरते हो उसका सामना करो। बहुत सारे बच्चे डरते हैं यार सामने एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, कैसे हम एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे? तो देखिए अपने अंदर हिम्मत को जगाइए और अपने आत्मविश्वास को जो है, अपने कॉन्फिडेंस को जो है बनाए रखिए। क्योंकि देखिए जब तक आप अपने ऊपर खुद विश्वास नहीं करेंगे कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, तब तक आप उस काम को नहीं कर पाएँगे। देखिए दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको मानव कर ना सके, ठीक है? तो आप हर उस चीज़ को कर सकते हैं जिसको आप सोच सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तभी उस चीज़ को कर पाएँगे। देखिए आज है 8 जुलाई और आज की वीडियो में टोटल 12 प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे और आज के जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बनी रही है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने वरुवा माइट नाम की संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला? तो देखिए मधुमक्खियों को मारने की ये घटना ऑस्ट्रेलिया में हुई है। देखिए मधुमक्खियों को मारने का ये निर्णय जो है बादाम, मैकाडामिया नट्स और ब्लूबेरी सहित कई फसलों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जो कि परागण यानी कि पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर है। तो ये खबर काफ़ी चर्चा में दुनिया में बनी हुई है कि वरुआ माइट नाम की जो संभावित विनाशकारी प्लेग है ये कहाँ पे फैला हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया के मधुमक्खियों में फैला हुआ है। इसलिए वहाँ पर मधुमक्खियों को मारा जा रहा है और इससे क्या होगा कि कुछ जो प्रमुख फसलें हैं जैसे कि बादाम की फसल हो गई, मैकाडामिया नट्स हो गया, ब्लूबेरी हो गया और कई ऐसे फ्लावर्स हो गए जो क्रॉस पॉलिनेशन पर निर्भर होते हैं। तो वो सभी जो है इससे प्रभावित होंगे। साथ में ये बीमारी फैली है इसलिए ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? देखिए पो नदी आपका इटली में है, ठीक है? तो इटली में इस समय भीषण सूखा चल रहा है। आपको थोड़ा सा मैप जूम करके मैं दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास ये इटली का मैप आपको दिख रहा है, ठीक है? और जो इटली का पो नदी है ये आपको लाइन जो दिख रही है ये आपकी है पो नदी की। तो पो नदी जो है इसके आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में इमरजेंसी की घोषणा हाल ही में कर दी गई है। देखिए इटली में पिछले 70 सालों में ये सबसे भीषण सूखे की स्थिति है और एक सरकारी बयान में ये कहा गया है कि पानी की कमी से निपटने के लिए देश में 5 क्षेत्रों यानी कि इटली के 5 क्षेत्रों, पहला क्षेत्र आपका है एमिलिया रोमाग्ना, दूसरा है फ्रिउली वेनेजिया ग्यूलिया और तीसरा आपका है लुम्बार्डी, चौथा आपका है पीडमोंट और पांचवा है वेनेटो। तो इनके करीब इन सभी को जो है करीब 4 करोड़ डॉलर की राशि जो है दी जाएगी सहायता के लिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है? और इस सूखे से इटली की 30% जो कृषि है, ये कृषि की जो उपज है ये प्रभावित होगी। यानी कि पूरे इटली की 30% कृषि उपज प्रभावित होगी इस सूखे के कारण। और देखिए आपको बता दूं पो नदी के बारे में, तो पो नदी इटली की सबसे लंबी नदी है। अगर आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है कि इटली की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये पो नदी है। और ये नदी जो है कार्टियन आल्प्स से शुरू होकर उत्तरी इटली में पूर्व की ओर बहती है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो देखिए स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण अब हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। सवाल ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्टैचू ऑफ पीस जो है ये किसकी मूर्ति है, तो ये स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति है। और दूसरा ये पूछा जाएगा कि स्टैचू ऑफ पीस को कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो इसको श्रीनगर में स्थापित किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जो आपके जो स्वामी रामानुजाचार्य हैं ये कौन थे? तो देखिए स्वामी रामानुजाचार्य जो है वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे और इन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बल दिया। इनकी शिक्षाओं ने भक्ति आंदोलन के संतों को प्रेरित किया और इन्हीं के शिष्य रामानंद ने जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला है कि हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया? देखिए
जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, ये केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे और इन्होंने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए मुख्तार अब्बास नकवी जो है ये राज्यसभा के सदस्य थे और ये जो है 2010 से 2016 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य रहे और 2016 में भी झारखंड से जो है राज्यसभा भेजे गए थे। और देखिए नकवी जो है पहली बार 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो ये लोकसभा चुनाव जीते थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए थे। तो ये डिटेल था केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में, जिन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए इन्होंने इस्तीफा दिया तो इनके स्थान पर कोई आया होगा। आइए अगले प्रश्न में इस चीज़ को हम जानते हैं कि कौन जो है इनके स्थान पर इनका कार्यभार संभालेगा। प्रश्न है कि हाल ही में किसे अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और देखिए अभी हाल ही में 2 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। पहले हैं मुख्तार अब्बास नकवी और दूसरे आपके हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, तो जो आपके रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं ये इस्पात मंत्रालय में थे और मुख्तार अब्बास नकवी जो है ये आपके केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे। तो इन दोनों के स्थान पर देखिए अपॉइंटमेंट हो गया है। देखिए अल्पसंख्यक मंत्रालय को अब संभालेंगी स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये संभालेंगे इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया। तो देखिए हरियाली महोत्सव का जो आयोजन है ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। देखिए जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इसने 8 जुलाई 2022 को ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आज़ादी के अमृत महोत्सव की भावना से हरियाली महोत्सव का आयोजन किया था। और देखिए इस अवसर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने के लिए राज्य सरकारों, पुलिस और संस्थानों और दिल्ली के स्कूलों से जो है सहयोग की अपील की गई कि भैया आप भी पेड़ लगाइए और पूरे देश में हरियाली लाइए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसका नाम है ओपेक, तो ओपेक के जो महासचिव थे मोहम्मद सानुसी बरकिंडो, इनका निधन हो गया है। ये किस देश के निवासी थे। तो देखिए ओपेक के जो महासचिव थे मोहम्मद सानुसी बरकिंडो, ये नाइजीरिया के निवासी थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। देखिए जो आपके मोहम्मद सानुसी बरकिंडो हैं, इनका जन्म अप्रैल 1959 में पूर्वोत्तर नाइजीरिया के अदामावा राज्य में हुआ था और बरकिंडो ने 2016 में ओपेक के महासचिव का पद ग्रहण किया था। देखिए इनका जो कार्यकाल है किसका, बरकिंडो जी का, ये जुलाई में समाप्त हो रहा था और देखिए कार्यकाल भी समाप्त होने वाला था इसी महीने में और इसी महीने में इनका जीवन भी समाप्त हो गया। ओपेक की बात करें तो देखिए ओपेक का पूरा नाम एग्जाम में पूछा गया है। तो ओपेक का पूरा नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, और आपको बता दूं इसको हिंदी में कहते हैं हम पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। और ओपेक क्या है, एक अस्थायी अंतर सरकारी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन संगठन है जिसे 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के दौरान बनाया गया था। और ये संगठन जो इसको बनाने का उद्देश्य ये था, इसका उद्देश्य विश्व बाजार में जो पेट्रोलियम तेल है इसकी कीमत निर्धारित करने के प्रयास में तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करना था। और 8वां प्रश्न की हाल ही में किसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की घोषणा की है। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की घोषणा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में की। देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है ये वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और इनके अनुसार जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो उनके सम्मान में ये पुरस्कार जो स्थापित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाएगा लोक प्रशासन के क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में। याद रखिएगा लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना हाल ही में की गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे यानी कि राष्ट्रपति थे, उनके बारे में जान लीजिए। देखिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले जो कि अब सीवान के नाम से जानाता है, तो सीवान के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कितने लोग बिहार के सीवान से हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और कितने लोग बिहार से हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। 9वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
पुरुषोत्तम रूपाला ने किस स्थान पर प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तो देखिए, अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जो है पहले भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था। और आपको बता दूं, जो आपका ये भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन था, जिसको अंग्रेजी में आप इंडिया एनिमल हेल्थ समिट कह सकते हैं, ये इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। ये एक 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जहां पर पशु स्वास्थ्य नीति की पहल से लेकर व्यवसाय, पर्यावरण और पशु स्वास्थ्य क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई थी। 10वां प्रश्न है कि जुलाई 2022 में कितने व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो देखिए, जुलाई 2022 में टोटल 4 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। और आपको बता दूं किया गया था, क्या किया गया है इसी महीने में। और ये 4 व्यक्ति कौन है? फोटो यहाँ पे छोटी छोटी दिख रही होगी आपको। देखिए, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिणी राज्यों, यानी कि भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं, उनकी 4 जानी मानी हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, जिनमें पहला नाम आपका है स्पोर्ट आइकॉन पीटी ऊषा का, जिनको भारत की उड़न तस्तरी भी कहा जाता है, पीटी ऊषा को, ठीक है। और दूसरे आपके हैं संगीत उस्ताद इलैया राजा। और तीसरे आपके हैं आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े। चौथे आपके हैं पटकथा लेखक केवी विजेंद्र प्रसाद। 11वां प्रश्न की वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की जो छूट है, इसको कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जो कच्चा कपास है, इसके आयात पर सीमा शुल्क की छूट को जो है 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने 14 अप्रैल को घरेलू बाजार में कपास की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके आयात पर 30 सितंबर 2022 तक जो है आयात शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास ऊपर की जो है छूट दी थी। और मंत्रालय ने 4 जुलाई की अधिसूचना में इसे 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दिया है, यानी कि अब 31 अक्टूबर 2022 तक जो है छूट रहेगा। और 12वां प्रश्न है कि किस देश ने तमिलनाडु में जो आपका कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसके लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए, देश आपका रूस यानी कि रसिया है, जिसने कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए जो है तमिलनाडु के साथ समझौता किया है। और इस समझौते के बाद रूस ने जो है तमिलनाडु में जो आपका कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन रहा है, तो इसके 6वें रिएक्टर का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। देखिए, ये रिएक्टर 2002 से ही बन रहा है, यानी कि बहुत लंबे समय से बन रहा है, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये डालिए कि कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। और ये तमिलनाडु राज्य का जो बनने वाला कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये भारत का, मतलब बन जाने के बाद भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। और ये जो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कूडनकुलम शहर में स्थित है। और इस संयंत्र का निर्माण 31 मार्च 2002 को शुरू हुआ था। हालांकि स्थानीय मछुआरों के विरोध के कारण इसमें जो है देरी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनता है तो वो लगभग किसी नदी के किनारे ही बनता है, ताकि उसको पानी की आपूर्ति होती रहे और उससे जो निकलने वाला जल है वो पानी, मतलब उसको बहाने में आसानी होती रहे, ठीक है। तो देखिए, जो साउथ के हमारे कंट्रीज हैं, मैक्सिमम ये मछली मारने का काम करते हैं, समुद्र किनारे जो राज्य हैं। तो वहाँ के मछुआरे ने जो है इसलिए इसका विरोध किया कि भैया तुम यहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाओगे तो मछलियाँ मर जाएंगी और हम कैसे जो है मछली मारेंगे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन अपडेट का प्रश्न है कि हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, बताइए। देखिए, आजकल मूर्तियां लगाने का काम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, स्टैचू बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। तो सबको एक पेज पे नोट कीजिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, ये स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे स्थापित हुआ है, अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ पे लगाई गई है, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। ये सभी जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे और कुछ पूछे भी जा चुके हैं। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, बताइए। 14 की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश में आयोजित होने वाले G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे, बताइए। और 5वां की हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है, बताइए।
और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के क्षेत्रों की। देखिए जनवरी का पहला प्रश्न है कि हाल ही में ई एन सुधीर का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ई एन सुधीर फुटबॉल से संबंधित है। और नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए इसको जीता है कार्लोस सैंज ने। और देखिए अभी हाल ही में मिशेल पूनेवाला को जो है कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में शाहिद कपूर को जो है पोकरबाजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अभी हाल ही में देखिए जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने मुंबई में आधिकारिक तौर पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और देखिए आप सभी की डिमांड पर मैंने अर्धवार्षिक अंक का पीडीएफ तैयार कर दिया है, जिसमें जनवरी से लगाए जून तक के टोटल 1800 करेंट अफेयर आपको मिलेंगे। तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं और पूरे 6 महीने के पीडीएफ को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं केवल 55 रुपये में। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें देखिए पूरे डिटेल में सारे करेंट अफेयर को मैंने जो है इसमें कलेक्ट किया है, यानी कि आपका एक भी पॉइंट कोई भी छूटने वाला नहीं है। और 6 महीने का रिवीजन मतलब हो गया कि देखिए किसी भी परीक्षा में आजकल पिछले 6 महीनों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में जितने भी करंट अफेयर थे सब डिटेल में मैंने बताया इस वीडियो में पीडीएफ में। तो इसको परचेज जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है।